वेलकम स्टूडेंट अगेन टू मैक्स मार्क्स। फिर से वही बात, मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए मैथ्स मार्क्स की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इनके टिप्स, इनके क्वेश्चंस, इनके लॉजिकल रीजनिंग के वाले क्वेश्चंस, केस स्टडीज आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाने में ऑलवेज एंड ऑलवेज दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। इसी बात से हम स्टार्ट करते हैं अब एक नया टॉपिक, दैट इज डायरेक्टिंग। ये चैप्टर नंबर 7 है आपकी फर्स्ट बुक का, और आपको मालूम होगा सेकेंड टर्म में ये आपका चैप्टर आ रहा है। ठीक, चलते हैं, बढ़ते हैं डायरेक्टिंग की तरफ। ओके, हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टिंग की। आई होप आप लोगों को याद होगा हमारे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक, प्लानिंग में प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेस इकट्ठे कर लिए, स्टाफिंग में हमने ह्यूमन रिसोर्स पे काम कर लिया। अब काम आता है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग को याद रखने के लिए एक वर्ड मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगी, IGCML। IGCML आप प्लीज याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये IGCML क्या है? ये डेफिनेशन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कंटेन्स व्हाट? इंस्ट्रक्टिंग, देख सकते हैं, गाइडिंग, लीडिंग, काउंसलिंग एंड मोटिवेटिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव व्हाट? टू अचीव वन थिंग, दैट इज प्री डिटरमाइंड गोल। आई होप आपको समझ में आ रहा है डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। जो प्रोसेस मैनेजर को, हेड्स को करना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, उसमें वो क्या क्या काम करते हैं वो यहां पे आप देख सकते हैं, IGCML पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इंस्ट्रक्ट करते हैं एम्प्लॉइज को, क्या काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है, कौन करे। काम करते वक्त उनको गाइड करते हैं, भाई ये काम ऐसे करोगे तो ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा आउटपुट आएगा। यस, उन्हें लीड भी करते हैं एज ए लीडर। मैनेजर डू व्हाट? मैनेजर बेसिकली लीड द टीम। यस, तो दे लीड ऑल्सो। देन काउंसिल, बीच बीच में उनकी काउंसलिंग भी जरूरी होती है। एम्प्लॉइज कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं। यस, और बेसिकली motivation is one of the important function of directing. So please remember, directing contain IGCML: instructing, guiding, counseling, motivating and leading people to achieve the predetermined objective. ठीक, तो ये आप देख सकते हैं बोर्ड पे डेफिनेशन, और इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लोगे तो आपको आराम से डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे डायरेक्टिंग के, वो है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बेसिकली एक कार की तरह है जो 4 पहियों पे चलती है। ठीक, अब इसके 4 पहियों के नाम क्या है? इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मैं बता देती हूं, इसे हम टूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक, सबसे पहला टूल है हमारा सुपरविजन, सेकेंड है मोटिवेशन, थर्ड है लीडरशिप, और फोर्थ है कम्युनिकेशन। ये 4 पहिए हैं उस कार के जो डायरेक्टिंग के साथ हम चलते हैं। ठीक, अब बात आती है सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, फिर लीडिंग कैसे करते हैं, और कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारी चीजें हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, मैंने अभी आपको सिर्फ एलिमेंट्स बताए हैं, इन एलिमेंट्स को हम आगे रिवाइज करेंगे, इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया, और तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या करता है? इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट का मतलब जितने भी लोग काम करते हैं उन सारे पीपल का जो एक्शंस हैं वो क्या करता है? इनिशिएट कर रहा है। ठीक, सेकेंड है इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको याद होगा
कि हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लो लेवल। हर एक लेवल पे आपको क्या चाहिए? डायरेक्टिंग चाहिए। ठीक, डायरेक्शन सबको प्रोवाइड होता है। टॉप लेवल गाइड करता है, मिडल लेवल फॉलो करता है और लोअर लेवल को भी फॉलो करवाता है। ठीक, नेक्स्ट, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बिल्कुल सही बात। हर एक टॉपिक, हर एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने वाला कौन है? टॉप लेवल। तो डायरेक्शन हमें कहां से मिलता है? डायरेक्शन वी गेट इट फ्रॉम टॉप लेवल एंड इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि डाउनवर्ड्स, इट फ्लो डाउनवर्ड्स। ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूरी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, चलेगा। एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। हर समय जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल और लो लेवल को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक, तो ये आपने 4 टॉपिक्स पढ़े एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? फीचर्स अलग है, इंपॉर्टेंस थोड़े से अलग है, दो दे आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, बट स्टिल आपकी सिलेबस में है, इसलिए हमने इन दोनों ही टॉपिक्स को ले लिया। ठीक, फिर से वही बात, इनिशिएट एक्शन ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सबके एक्शंस को इकट्ठा करता है और हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ को हमें मूव कराता है। ठीक, सेकेंड आता है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। भाई आप सबको पता है हमारे 4 डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। इन सब के एफर्ट्स को जो इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट करता है, वो कौन करता है? डायरेक्टिंग। क्योंकि डायरेक्टिंग ये प्रोवाइड करता है कि हम सारे डिपार्टमेंट को किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मूव करना होगा। ठीक, नेक्स्ट, गाइड एम्प्लॉयज। बिल्कुल, डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज को गाइड करता है, कैसे काम करना है, कब काम करना है और कैसे काम अच्छा होगा। गाइड एम्प्लॉय टाइम टू टाइम हर एक स्टेप पे गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप सबको पता होगा स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज बनी होती हैं और ये सारी की सारी चीजें हमें गाइड करती हैं, हमें अपने काम को कैसे करना होगा। नेक्स्ट है bring stability and balance in the organization since it fosters the corporation commitment amongst the people. बैलेंस मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को, कॉपरेशन सिखाता है, टीम स्पिरिट इंक्रीज करता है। ऑल दिस इज डन because we all are being directed by the directors of the company towards the organizational objective. So these are again 4 points related to the importance of directing. Do remember, initiate action, integrate employees' efforts, guide employees, bring stability and balance in the organization. ये जो रेड से लिखा हुआ है, रेड से मार्क्ड है, बेसिकली बोल्डेड है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन आपको एज अ केस स्टडी में मिल सकते हैं और आपको फाइंड आउट करने हो सकते हैं। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं बोर्ड पे सुपरविजन लिखा हुआ, 4 पहियों की कार, याद रखिएगा। सबसे पहला है सुपरविजन। सुपर का मतलब क्या होता है? क्या होता है सुपर का मतलब? आप सबको पता है क्या होता है? ओवर एंड अबव, यस। और विजन का क्या मतलब होता है? आंख, देखते हैं ना, टू सी। तो यानी कि सुपर प्लस विजन हमारा क्या बन जाता है? सीइंग फ्रॉम द अबव। कौन देख रहा है हमें ऊपर से? हमारा बॉस, हमारा सुपरवाइजर, यस। सो दिस इज व्हाट इज सुपरविजन। सुपरविजन में आपका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड में आता है या आ सकता है, वो है इंपॉर्टेंस और द फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। ये सुपरवाइजर की तरह भी आ जाएगा, अगर ऐसे भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइजर, तब भी आपको यही लिखना है। और अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, तब भी आपको यही लिखना है। तो हम एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और द फंक्शंस ऑफ सुपरविजन।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा सुपरविजन क्या है, जो हमें ऊपर से देखता है। आप देख सकते हैं, द वर्ड सुपर मीन्स ओवर एंड अबव एंड द विजन मीन्स टू सी, दस when they combine they give us the meaning of supervision, that is seeing from above. ठीक, functions maintaining contacts या maintains contact. supervisor क्या contact करता है? supervisor always is in the contact with the workforce and with the manager. Yes, so he maintains the contact with both the parties. Clear? Second, act as a link. Act as a link between the two levels, top level and the lower level. Got? Maintain group unity. भाई मेंटेन करता है ग्रुप यूनिटी। अब सुपरवाइजर के पास एक ग्रुप है, ठीक, और उस ग्रुप को एज अ टीम काम कौन करवाता है? सुपरवाइजर। दैट इज द वर्क, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर। नेक्स्ट, एंश्योर परफॉर्मेंस। जो कमिटमेंट करता है उसे वो पूरा भी करता है, खुद भी पूरा करता है और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करता है कि वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट्स के लिए, ग्रोथ के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। एंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो परफॉर्मेंस, जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ने रखे हुए हैं और उन्हें हम फुलफिल करें। ठीक। नेक्स्ट इज प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, चाहे वो न्यू एम्प्लॉयज़ हो चाहे वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हो। अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं तब भी वो प्रोवाइड करेगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और अगर न्यू एम्प्लॉयज़ हैं तब भी सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज बिल्ड्स मोरल। उनका मोरल को बूस्ट अप करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करो और कैसे वर्क करके तुम भी सेटिस्फाइड रहोगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाओगे और तो भी ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो उनके जब उनका मोरल लो होता है तो उस टाइम बूस्ट करने वाला कौन हेड होता है? दैट इज अ सुपरवाइजर। प्रोवाइड्स फीडबैक। हर एक एम्प्लॉय का फीडबैक कौन प्रोवाइड करता है, किसकी जिम्मेदारी होती है? दैट इज अगेन द वर्क ऑफ द सुपरवाइजर। गॉट? So these are some of the functions which you can see and you need to remember as the functions or as the importance of supervision or the supervisor. बस आपको अगर सुपरवाइजर आ जाता है तो आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और अगर सुपरविजन का आता है तब आप ऐसे ही फॉर्म में लिख के एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हम सेकेंड पहिए पे आ जाते हैं, सेकेंड व्हील ऑफ द कार, दैट इज मोटिवेशन। ठीक, सुपरविजन था, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? आपने देखा होगा आपके पापा मम्मी कहते हैं बेटा इतने % मार्क्स ले आओ, वी विल प्रोवाइड यू दिस। यस, कहते हैं ओके इफ यू वांट टू हैव दिस देन डू दिस। व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग? दे आर मोटिवेटिंग यू. They are basically forcing you, or they are basically trying to put your moral or boosting you up to get that objective. The same way in the organization, during the time of directing, motivation is one of the important factor which is there. You can see it on the board. Motivation की definition है the act or the process of giving someone the reason for doing something. जब हम किसी को कोई रीजन देते हैं कुछ काम करने के लिए, that is called as motivation. ठीक, अब मोटिवेशन के हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं या 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, पहला एलिमेंट आप देख सकते हो, that is motive, जिसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। यस, अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम उसे मोटिव ही बोलते हैं। सेकेंड है मोटिवेशन, हमें क्या मोटिवेट कर रहा है कि हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, और हमें मोटिवेटर कौन है, हमें कौन मोटिवेट कर रहा है? जैसे पापा ने बोला बेटा आपने अपने लिए सेट किया कि ठीक है मैं लाऊंगा 80% मार्क्स, मान लीजिए 80% मार्क्स आप लाओगे, फिर क्या हुआ? आप अपने आप को कंपेयर करने लगे दूसरों से, यार 80% तो बहुत कम है। मम्मी पापा से डिस्कस किया तो मम्मी ने कहा बेटा डोंट गेट वरीड,
you get 90% marks and we will provide you with your requirements. For example, we will provide you with Apple, ठीक है, फोन लेके देंगे. तो यहां पर आप देख सकते हो तीनों फैक्टर सेटिस्फाइड हो गए. आपका मोटिव बन गया कि मुझे 90% एंड अबव मार्क्स लाने हैं. मोटिवेटर कौन हो गए? आपके पेरेंट्स. और इन सब ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया? दैट इज मोटिवेशन. ठीक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट concept which is there and you need to just have an overlook of it. ठीक. अब इसी स्लाइड के साथ हम आगे बढ़ते हैं. अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मोटिवेशन में दिया हुआ है, वो है मास्लो हायरार्की थ्योरी. ठीक. मास्लो हायरार्की थ्योरी ये बेसिकली मास्लो ने बनाई थी और इस हायरार्की थ्योरी में उन्होंने हमें बताया है कि हम कैसे अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से आगे बढ़ना शुरू करते हैं. इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये हायरार्की देख सकते हो और आप इस हायरार्की में देख सकते हो कि इसके 5 लेवल हैं. ठीक. फर्स्ट, मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे से आपको एक्सप्लेन करना है. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल. ठीक. इसके लिए आपको ऐसे याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो मास्लो ने समझाया. जब हम पहली बार नौकरी करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो सैलरी है क्या हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती है? रोटी, कपड़ा, मकान. यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बेसिकली बात कर रहे हैं बेसिक नीड्स की. किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक नीड्स की. यस. तो सबसे पहला इसने यही थ्योरी बताई है, सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक. अब हमने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल है, हमें रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है. ठीक है. अब सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान में तो हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते ना. हम नेक्स्ट नीड की तरफ मूव करते हैं. फिर हम देखते हैं कि हमें कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें हम अपनी सिक्योरिटी भी कर सकें, पैसे को बचा सकें. यस. तो हम सेकंड जब नीड की तरफ बढ़ेंगे तो हम क्या बढ़ेंगे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे हम पैसे को बचा सकें, जहाँ पे हम ये समझ सकें कि हाँ हमारे पास एक घर हो जहाँ पे हम रह सकें. यस. रोटी, कपड़ा, मकान में तो हमें घर मिला लेकिन किराए का मिला, अब हमें भी तो कभी ना कभी चाहिए ही होगा ना. तो ये हम किस में देखेंगे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में. जैसे ही मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ने लग गया, मेरा घर हो गया, अब तीसरी नीड मेरी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगी. अब ये तीसरी नीड क्या है? तीसरी नीड है बिलोंगिंगनेस नीड. अब मुझे मेरे दोस्त यार भी तो चाहिए जिनके साथ मैं बैठ के गपशप कर सकूं, जिनके पास मैं क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड कर सकूं. यस. So that is the third stage. That is the third stage, belongingness need. ठीक. अब मेरे दोस्त यार भी हो गए, सब कुछ सेटिस्फाई होने लगा, तो इसके बाद अब मेरे पास नेक्स्ट जो नीड आती है वो आती है एस्टीम नीड. एस्टीम नीड बेसिकली एक स्टेटस को बिल्डअप करती है. क्या बिल्डअप करती है? स्टेटस. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द फोर्थ नीड, स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन. लोग मुझे पहचाने, मेरा ये लेवल है, ये मेरा स्टेटस है. तो जब ये स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन की बात आ जाती है तो हमारी कौन सी नीड आ जाती है? एस्टीम नीड. अब लोग मुझे पहचानते हैं, मेरे को रिकॉग्नाइज करते हैं. अब मेरे पास जो नेक्स्ट और सबसे हायर लेवल की नीड आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है जो मैं करना चाहता हूँ, जो बेसिकली मेरा मेन मोटिव है लाइफ का, मैं उसे जब अचीव कर लूँ तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ठीक है. देखो ये तो मैंने आपको फिगर से समझा दिया. फिगर में आप देख सकते हो कि बेसिकली फिगर्स में बने हुए हैं और कैसे हम हायरार्की की तरफ मूव करते हैं. ठीक. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और डिस्क्रिप्शन दिखाती हूँ. देखिए, जब हम अपने हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल नीड की तरफ बात करते हैं. जब हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की बात करते हैं तो हम जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम और पेंशन प्लान्स की तरफ बात करते हैं. यस.
जब हम एफिलिएशन नीड्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली अपने फ्रेंड्स की बात करते हैं, हम अपनी कोलीग्स की बात करते हैं, हम उनके एक्सेप्टेंस की बात करते हैं और हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं। यस जब हम एस्टीम नीड की बात करते हैं तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। ये जो कुछ वर्ड्स में अंडरलाइन करी हूँ ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके केस स्टडी में हेल्प करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, अटेंशन एंड जॉब टाइटल, जो मैंने अभी आपको बोला स्टेटस। यस दैट इज अ एस्टीम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ड्राइव व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग, जहां पर हम बात करते हैं अपनी ग्रोथ की, जहां पर हम सेल्फ फुलफिलमेंट की एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। यस दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक, ये 5 नीड्स आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये मास्लो की हायरार्की थ्योरी आती है बोर्ड्स में, चाहे ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, चाहे ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, चाहे ये आपको केस स्टडी में मिल जाए। तो आपको इसके बेसिकली टर्म्स और कंडीशंस याद रखने हैं और इस बेसिस पे मास्लो हायरार्की थ्योरी को ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते। मोटिवेशन के साथ मास्लो हायरार्की थ्योरी खत्म होती है, लेकिन अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। हम मोटिवेट होते हैं, जैसे आपने देखा आपके घर में आपके पापा मम्मी कहते हैं कि अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की तो 90% एंड अबव मार्क्स लाए तो हम आपको एप्पल का मोबाइल दिलाएंगे या स्कूटी दिलाएंगे या बाइक दिलाएंगे, एनीथिंग। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको भी इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करते जा रहे हैं काम, प्रॉफिट होता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, पर क्या सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन है? नो, दे रिक्वायर सम मोटिवेशन ऑल्सो। तो जो बेसिकली हमारा मोटिवेशन होता है वो 2 तरह के पार्ट इंसेंटिव्स के फॉर्म में बढ़ जाता है। ठीक है, इंसेंटिव्स हमारे 2 तरह के फॉर्म में बढ़ जाते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको पैसे कैश में दे दिया, ठीक, बोनस कैश में मिल गया, वो क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव। लेकिन आपको कोई कैश नहीं मिला, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन, एक सर्टिफिकेट मिला, एक ट्रॉफी मिली, तो ऐसे जो इंसेंटिव्स होते हैं जिसमें कैश ना हो बट रिकॉग्नाइजेशन हो, तो उसे हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक, यही चीज आप बोर्ड पे देख सकते हैं, पहला है फाइनेंशियल और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करते हैं, 4 चीजें आप देख सकते हैं, बोनस, स्टॉक ऑप्शन, प्रॉफिट शेयरिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बोनस आप सबको पता है, बोनस का मतलब होता है जब भी आपको साल में एक बार प्रॉफिट मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिवाली के टाइम पे या फाइनेंशियल ईयर पे हमें बोनस मिलता है। ठीक, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है अबव द सैलरी, दैट इज कॉल्ड एज बोनस। ठीक, ये तो आप सबको पता है। सेकेंड है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ही स्टॉक यानी कि अपने ही शेयर्स प्रोवाइड करती हैं जो मार्केट वैल्यू है उससे कम है, जिससे एम्प्लॉयज़ को एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है, उन्हें लगता है येस दे आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो होता है हमारा स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, स्टॉक का मतलब प्लीज याद रखिएगा शेयर्स। थर्ड है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपने वो सेल्स पर्सन के मुंह से कई बार सुना होगा कि मेरा 3 महीने का इंसेंटिव आता है। ठीक है, उसमें क्या करता है फर्म, जो भी प्रॉफिट होता है वो एक बार नहीं, बोनस तो एक ही बार मिलता है साल में, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है, जो फर्म को प्रॉफिट होता है वो मंथली वाइज अपने एम्प्लॉयज़ को देती रहती है अबव द सैलरी, एक बार नहीं, जितने भी बार है, कुड बी 3 मंथ्स का, could be 1 month का, it depends on the firm and the condition which firm has already put in the article of association. ठीक, नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, अगर आपको याद हो, आपका ईपीएफ का पैसा मिलता है, आपका ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है, आपका पेंशन का पैसा मिलता है। तो रिटायरमेंट होने के बाद
जो आपको बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारे, इन चारों में अगर आप देखें तो आप इन चारों में ये ऑब्जर्व करेंगे कि इन सब का पैसा किस में मिलता है, मनी के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए हमने इन सब चारों को नाम क्या दिया, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब है वो इंसेंटिव्स जो बेसिकली फाइनेंस में नहीं हो पर हमें रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करें। जैसे सबसे पहला जॉब एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब क्या है, कोई ऐसा जॉब जिसमें हमारी कैलिबर, जिसमें हमारा पोटेंशियल एनरिच हो सके, डेवलप हो सके। अगर एक पीएचडी होल्डर को मैं बोलूं बेटा आप पानी पिलाने का काम करो, डू यू रियली थिंक ही विल वर्क, विल ही बी एबल टू वर्क दैट? नो। तो वो कोई उसका अच्छा जॉब नहीं है, उसको ऐसा जॉब चाहिए जो वो एनालाइज, जो रिसर्च बेस कर सके। यानी कि जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा जॉब प्रोवाइड करना जो एम्प्लॉयज की स्किल्स, नॉलेज को एनरिच कर सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जॉब एनरिचमेंट। ठीक, सेकेंड एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन एक मेजर फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है। जब भी मेजर डिसीजंस होते हैं तो सेलेक्टिव एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सेलेक्ट करके मेजर डिसीजन में इन्वॉल्व करती है। दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ द एप्रिसिएशन। ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को, उन्हें लगता है यस दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, थर्ड है जॉब सिक्योरिटी। ब्रिटिश फॉलो करते थे हायर एंड फायर की पॉलिसी, जब मन करता था हटा देते थे जॉब से, पर अब ऐसा नहीं है। यस, लेबर लॉ बना हुआ है और अगर ऐसा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो जो एम्प्लॉय है वो केस फाइल कर सकता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करती है, आपने देखा होगा तीन चीज़ें जो बेसिकली होती हैं प्रैक्टिकल अप्रोच में, मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। एडॉक बेसिस, प्रोविजनल बेसिस और कंफर्मेशन, ये तीन स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पर एडॉक तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज होता है जब एम्प्लॉयज़ को रखते हैं ट्रेनिंग पे, एडॉक या प्रोविजन पे करते हैं। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ एडॉक और द प्रोविजन कैन बी फ्रॉम 6 months to 1 year। ठीक, फिर उसके बाद उसका कंफर्मेशन स्टेज आ जाता है। कंफर्मेशन स्टेज का मतलब है एक ऐसा स्टेज जहाँ पे एम्प्लॉय को रख लिया और उसको ऐसे नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अगर निकालना भी होगा तो 3 months का नोटिस देना होगा। तो ऐसी जगह पर आपका वहाँ पे क्या कंफर्म हो रहा है, आपकी जॉब कंफर्म हो रही है, आपको डर नहीं है कि आप मुझे निकाल देंगे। तो इस जगह पे जब आपका डर खत्म हो जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टेटस। स्टेटस क्या कहता है, स्टेटस कहता है कि भाई हर एक एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दो कि वो अपने स्टेटस को मेंटेन कर सके। स्टेटस का मतलब एक लेवल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेटस को प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को, वो स्टेटस भी किसका पार्ट है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का। सैलरी देके वो अपना स्टेटस मेंटेन करता है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, सैलरी देके वो अपना स्टेटस मेंटेन करता है, पर जो स्टेटस है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं ABC स्कूल में हूँ, तो मैं बड़े शान से बोल रही हूँ कि मैं ABC स्कूल में, तो ABC स्कूल ने मुझे क्या एक रिकॉग्नाइजेशन, एक स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है ना। So this is the reason the status is one of the non-financial incentive. Next, employee recognition program. आप लोग कभी भी पिज़्ज़ा हट जाते होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बेल है और वहाँ पर एक एम्प्लॉय की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाई जाती है और वहाँ पे लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। क्यों लिखा है, बेसिकली वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है जिसमें एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्टअप होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय को बताया जाता है या दिखाया जाता है कि ही हैज़ परफॉर्म हिज बेस्ट इन द मंथ और इन द वीक। यस, सो वहाँ पे सब लोग उसे क्या होता है, रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे वो उसके कस्टमर्स हो, यस, या और बाकी एम्प्लॉयज़ हो। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका रिकॉग्नाइजेशन भी करवाया जाता है बाय प्रोवाइडिंग एनी सर्टिफिकेट, एनी ट्रॉफी, or by providing them the different types of you can say recognition program. ठीक, नेक्स्ट है एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। हम एम्पावरमेंट की बात जब कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं एम्प्लॉयज को अथॉरिटी देना, एम्प्लॉयज को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो अपना काम
कर सके, उनको बार बार परमिशन ना लेनी पड़े और वो अपनी पावर को सही तरीके से सही जगह पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर सके। ठीक। प्रमोशन, बिल्कुल सही बात, प्रमोशन। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क कर रही हूँ, दिल से वर्क कर रही हूँ, बहुत मन लगा के वर्क कर रही हूँ, बहुत प्रोडक्टिविटी कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगे कि यार मैं तो बस इसी जॉब में रह जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा यही लेवल है, मेरा यही डेजिग्नेशन हो जाएगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा कि येस ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे एम्प्लॉयज़ को आगे भी बढ़ने का मौका देती है, तो प्रमोशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। येस, प्लीज डू रिमेंबर, प्रमोशन में जो आपकी सैलरी बढ़ेगी दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव, लेकिन प्रमोशन के लिए आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो और जो ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्क परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपको जो एक हायर लेवल दे रही है, दैट इज बेसिकली नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक। नेक्स्ट आपका आया ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बहुत वर्क करता है। पॉलिटिकल फ्री एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल फ्री एनवायरनमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, सब मिलजुल कर कॉरपोरेशन से एथिक्स के अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, रूल्स के अंदर जो काम करें। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट हो वो बेसिकली फ्रूटफुल हो, अच्छा हो। ठीक है, हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और तीसरा जो अब पहिया हमें नजर आता है वो आता है लीडरशिप का। सुपरविजन हो गया, मोटिवेशन हो गया, और थर्ड आ रहा है लीडरशिप। लीडर क्या करता है? लीडर बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है अपने फॉलोअर्स को। यस, सो दिस इज व्हाट यू कैन सी। लीडरशिप इज द आर्ट और द प्रोसेस। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, ये एक आर्ट है। हर एक बंदे के अपने इन्फ्लुएंस करने के तरीके होते हैं, तो अपने अपने लोगों के जब इन्फ्लुएंस करने के तरीके होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन आर्ट। ठीक है, influencing the people so that they are strive willingly and enthusiastically towards the achievement of organizational goal। जब आप लोगों को इतना मोटिवेट कर दो, इतना इन्फ्लुएंस कर दो कि लोग विलिंगली का मतलब मन से काम करें, जब इंथुजियास्टिक होके, मोटिवेट होके जब वो काम करें, तो दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। इसके हमारा एक और कॉन्सेप्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, लेकिन अभी हम करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। सबसे पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहता है। इट इज नॉट वन डे जॉब, इट इज नॉट वन आवर जॉब, दिस लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक। सेकेंड, इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको। ये इसका फीचर है, आप लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो सके, आपकी बात सुने, आपकी बात समझें और आपकी बात पे अमल करें। ठीक। नेक्स्ट है ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लीडरशिप में, जहाँ पे हम बोलते हैं कि जो लीडर है वो नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो देखो लीडर जो है वो एम्प्लॉइज के साथ भी है और मैनेजमेंट के साथ भी, तो वो एक इंटरलिंक का तरह काम करता है। तो वो जो इतनी भी नेगेटिव एटीट्यूड होता है एम्प्लॉइज का या मैनेजमेंट का, दोनों को पॉजिटिव करने की तैयारी या दोनों को पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इट इज एन एक्सरसाइज टू अचीव अ कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑब्जेक्टिव आप सबको पता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता है। द लास्ट वन, इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर। एक इंटीमेसी होती है, एक इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप होता है। जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपनी बात आराम से लीडर को बता सकते हैं, बताते हैं बेसिकली, और लीडर भी उनके बातों को समझता है, सोचता है और उनको इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करता है। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये 5 लीडरशिप के फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम वर्क करते हैं
और स्टार्ट करते लीडरशिप स्टाइल। ये हमारे लीडरशिप स्टाइल हैं 3 तरह के, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसफेयर स्टाइल। ठीक है, इसे हम फ्री रीन स्टाइल भी बोलते हैं और लेसफेयर स्टाइल भी बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बेसिकली वो स्टाइल होता है जिसमें जो लीडर होता है अपनी पावर किसी को नहीं देना चाहता। पावर सिर्फ और सिर्फ ए के पास रहेगी, ए किसी को पावर नहीं देना चाहता। यहाँ पे बस एक ही सेंटेंस वो सुनना चाहता है, यस बॉस। वो अपने एम्प्लॉय से कुछ नहीं डिस्कस करना चाहता। वो कहता है सिर्फ मेरी अथॉरिटी है, मैं डिसीजन लूंगा और तुम मेरे डिसीजंस को फॉलो करोगे। ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। प्लीज इसका जरा जो डायग्राम है वो ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं ए लीडर है, बी, सी और डी चुपचाप उसे फॉलो करेंगे। दे कैन नॉट क्वेश्चन, दे कैन नॉट आस्क। दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक, जहां पर लीडर डिसीजन लेने से पहले अपने फॉलोअर्स या अपने मेंबर से कंसल्ट करता है। वो लेगा डिसीजन, वेरी ट्रू, पर ऐसा नहीं है वो यस बॉस नहीं चाहता। वो चाहता है कि जितने भी आपके पास आपके कॉन्सेप्ट हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, ये सारी की सारी डिस्कस करे और तब एक फ्रूटफुल डिसीजन ले। ठीक है, तो he sits in the center and he just have words with everyone and interact with everyone. So this is called as democratic or participative leadership style. ठीक, थर्ड आता है फ्री रीन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। फ्री रीन स्टाइल मस्त वाला स्टाइल है। यहाँ पर लीडर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल एक कमरा दे दिया, 4 वॉल्स है कमरे की, सामान दे दिया। लीडर कहेगा ये आपका सामान और ये आपका कमरा, ये मेंबर्स हैं। अब इस कमरे में आपको इस कमरे को सजाना है, जैसे मने वैसे सजाओ। ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखो, पॉलिसीज को ध्यान में रखो, स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखो और इस कमरे को डेकोरेट करो। वहां पे बार बार लीडर उनको पोक करने नहीं आता। जब कोई प्रॉब्लम होती है तब लोग इस लीडर को कांटेक्ट करते हैं, वरना आपस में ही, ये देखिए आप, बी इंटरैक्ट करता है सी से भी और बी इंटरैक्ट करता है ई से भी और डी से भी। इन चारों को अपने डिसीजन लेंगे। अगर कोई ऐसा मेजर फैक्टर है जो ये लोगों की अथॉरिटी के अंदर नहीं है, देन दे कैन कंसल्ट द लीडर, एल्स दे आर अलाउड, दे आर एबल टू डू द वर्क देमसेल्व्स। सबसे ज्यादा जो क्रिएटिव होता है, सबसे ज्यादा जो फ्रूटफुल होता है, वो लेसफेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है। स्पेशली दिस इज फॉलोड इन डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, और यस बॉस वाला स्टाइल बेसिकली इट्स ऑटोक्रेटिक, जिसमें कोई भी कुछ नहीं पूछ सकता, दे हैव टू जस्ट फॉलो व्हाट एवर लीडर से। डेमोक्रेटिक डिस्कस कर रहा है, आप देख सकते हैं, और लेसफेयर स्टाइल साइड में खड़ा है और इनको काम करते हुए देख रहा है। ठीक, तो ये हमारे 3 लीडरशिप स्टाइल है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा और इसके ऑब्जेक्टिव्स को, इसके डायग्राम को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा बोर्ड्स में। इट कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी लॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड पेपर, बट डेफिनेटली यू विल गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द लीडरशिप स्टाइल 2। ठीक, अब हम 4th पहिए पे बढ़ते हैं आगे। जो हमारा लास्ट पहिया है दैट इज कम्युनिकेशन। कॉमनीज का बेसिकली मतलब क्या होता है? हम बोल रहे कम्युनिकेशन, कॉमनीज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमारी आइडियाज, जहाँ पे हमारे थॉट्स हो, उस पर्टिकुलर जगह को जब हम किसी को बताते हैं तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। ठीक, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग, व्यूज एक्सेट्रा बिटवीन 2 और मोर पीपल। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को अपने फैक्ट्स, अपने फिगर्स, अपनी चीज़ें आप बता रहे हो किसी भी फॉर्म में, फ़ोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू,
आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप कोई स्पीच दे रहे हो, आप कुछ भी चीज़ें, जब आप कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो, बता रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं? ये बेसिकली कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। प्लीज देखिएगा प्रोसेस कैसे चलता है। एक होता है सेंडर, सेंडर के बाद वो मैसेज को एनकोड करेगा, फिर ये मैसेज के बाद एनकोडिंग होगी, और एनकोडिंग के बाद क्या होगा, हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज करेंगे, और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के बाद रिसीवर होगा, रिसीवर उसे डिकोड करेगा। ठीक, मैंने बीच में 2 पॉइंट नहीं लिए, एक लिया मैसेज और एक लिया नॉइस। फीडबैक मैंने अभी नहीं लिखा, मैं आपको बताऊंगी कैसे। आप देख सकते हो बोर्ड पे, सेंडर कौन है? जिसके पास कोई मैसेज सेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को इनविटेशन देना बर्थडे का, मुझे उस इनविटेशन में सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। पहली बात, मेरा बर्थडे है, ये वेन्यू है, ये टाइम है, ये कोड है, ड्रेस कोड है जो आपको पहन के आना है। मैं इस पूरे मैसेज को टाइप कर रही हूँ ना, दैट प्रोसेस व्हेन आई एम ट्राइंग टू फ्रेम my message or I'm framing my message, who is doing that? It is being done by the sender. Sender is framing the message. After framing the message, he is selecting out some of the numbers. किस किस को ये मैसेज भेजना है? The process of selecting that numbers, that is called as encoding. ठीक, अब encoding के बाद हम क्या करेंगे? वो चैनल कौन सा है? आप व्हाट्सएप के थ्रू करते हो, ठीक है, या आप मेल के थ्रू करते हो, या आप लेटर के थ्रू करते हो, आपका क्या है चैनल, वो आप डिसाइड करोगे। इसके बाद जो आपका मैसेज है, देखिए यहाँ पे हर जगह मैसेज चलेगा, यहाँ पे भी मैसेज चलेगा और यहाँ पे भी मैसेज चलेगा। ये जो मैसेज है वो रिसीवर के मोबाइल पे पहुंच गया, चैनल से रिसीवर के मोबाइल पे पहुंचा, रिसीवर ने उस मैसेज को पढ़ा, समझा, ठीक है, और समझने के बाद उसने सेंडर को क्या भेजा? रिप्लाई भेजा। जो सेंडर को उसने रिप्लाई भेजा, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं हम उसे? फीडबैक। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमारा सेंडर, सेकंड है एनकोडिंग, थर्ड है हमारा चैनल, फोर्थ है हमारा रिसीवर, और फिफ्थ है हमारा डिकोडिंग। ठीक, ये 5 हमारे एलिमेंट्स हैं। बीच में मैंने आपको बताया फीडबैक क्या होता है, जब रिसीवर अपने मैसेज को रीड करेगा और जो उसे रिप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। इसमें एक पॉइंट आया नॉइज, आप देख सकते हो नॉइज क्या है? किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, चाहे वो मैसेज के पहुंचने में हो, फोन कॉल कर रहे हैं तो बीच में जो कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है, उस तरह का किसी भी तरह का कोई भी बैरियर जो हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आता है, इसे हम बोलते हैं नॉइज या कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यस, आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा हाउ द मैसेज इज बीइंग एनकोडेड। एनकोडेड का मतलब क्या होता है? जब हम मैसेज को बेसिकली कोड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप पे तो मोबाइल नंबर यूज़ करते हो, मेल पे मेल बॉक्स में से आप मेल सेलेक्ट करते हो, यस, और तो जब भी आप ऐसे मैसेज को भेजते हो, दैट इज एनकोडिंग। जब रिसीवर को मिल जाता है, उसे अंडरस्टैंड करता है, डीकोड करता है। डीकोड का मतलब जब वो उस मैसेज को समझता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डीकोडिंग। फीडबैक देता है तो उसे फीडबैक कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, अगेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे 2 तरीके के कम्युनिकेशन हैं। ठीक, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल, अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग में, और एक पढ़ा था इनफॉर्मल
ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, ये वही चीज वैसी ही है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो ऑफिशियल चैनल, आपको याद है आपकी हायरार्की होती है, यस आपकी हायरार्की होती है टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लो लेवल होती है, याद है। जो कम्युनिकेशन आपका इन लेवल्स में होता है, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस बाउंड्रीज के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम फॉर्मल लाइन ऑफ चैनल को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब 4 टीचर्स स्टाफ रूम में बैठ के आपस में बात करती हैं, ठीक है, उन्हें कोई हेड कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, कुछ लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, कुछ नहीं करना, आपस में एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाता है, दैट इज इनफॉर्मल, ठीक। लेकिन जब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते